मैं शायद दुनिया का सबसे पैथेटिक विलन हूँ। मुझे बस फाइनल तक चुपचाप लो प्रोफाइल में रहना है, प्रोटैगनिस्ट के हाथ से मरे बिना, और मुझे $1 बिलियन मिल जाएंगे। लेकिन किसने सोचा था कि प्रोटैगनिस्ट का हैरम हर रोज मेरे आसपास मंडराना शुरू कर देगा। क्या ये लोग मुझे जल्दी से मरवाना चाहते हैं? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेरी थॉट्स सुन सकती हैं और मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं। आज वो दिन है जब प्रोटैगनिस्ट रेक्स हंटर को हमारी एंगेजमेंट अनाउंसमेंट के वक्त क्लोई विंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आना है। मुझे बस एरोगेंट एक्ट करना है, उसके हाथ से अपनी टांग तोड़वानी है और फिर कुछ दिन के लिए रिकवर होने के नाम पर गायब हो जाना है ताकि रेक्स क्लोई का दिल जीत सके। मैंने अपने चेहरे पर पानी मारा, मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा और दांत बिंच लिए। इस बार मुझे एंड तक सरवाइव करना है, सिस्टम का रिवॉर्ड लेना है और घर जाकर अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाना है। खुद को शांत करने के बाद मैं रेस्ट रूम से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा क्लोई विंटर डोर के पास मेरा वेट कर रही थी। विंटर्स फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, वैनगार्ड ग्रुप की यंगेस्ट सीईओ और वो गॉडेस जिसके पीछे मैं 3 साल से पागल हुआ था। इस बात में कोई डाउट नहीं था कि वो प्राइमरी फीमेल लीड थी और उसका सबसे इम्पोर्टेंट लेबल था रेक्स हंटर की वुमेन। मैंने जबरदस्ती स्माइल की। मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करने वाला तो तुम ये आइडिया छोड़ दो। मैं हल्का सा हंसा और दिल में सोचा, लेडी प्लीज मुझे बख्श दो, तुमसे एंगेजमेंट, मुझे अभी कुछ और साल जिंदा रहना है। थैंक यू वेरी मच। बॉडी अच्छा है, फेस भी गॉर्जियस है, लेकिन अफसोस ये है कि इतनी ब्रेनलेस फीमेल लीड है, रेक्स हंटर के झांसे में इतनी इजीली आ जाती है कि इसका IQ 0 हो जाता है और फिर खुशी खुशी उसके हैरम में शामिल हो जाती है। एक बार रेक्स हंटर को क्लोई मिल गई तो बेसिकली विंटर्स फैमिली भी उसकी हो जाएगी। अफसोस विंटर फैमिली की जनरेशन की वेल्थ आखिर में उस आदमी के हाथ चली जाएगी। मैंने स्माइल के साथ कहा, मैं एग्री करता हूँ। तुम एग्री करते हो? क्लोई स्टंड हो गई। कुछ तो गलत था, उसने अपना मुंह तो हिलाया ही नहीं था। फिर उसने इतना सब कैसे कहा? उसने सिर्फ फिजिकली ये वर्ड्स सुने थे, मैं एग्री करता हूँ। तो बाकी सारी लाइंस क्या थी? और ऊपर से वो 3 साल तक उसके लिए कंप्लीट सिम्प बना रहा था। उन 3 सालों में उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। बेशरम कुत्ते की तरह उसके पीछे चिपका रहता था। जब उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो गई तो उसने अपनी फैमिली की पावर यूज करके दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया और आज ये एंगेजमेंट फोर्स करवा दी। अब इसके साथ क्या हो रहा था? क्लोई, मैंने सब सोच लिया है, हम सच में एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। आज के बाद बस नॉर्मल फ्रेंड्स रहेंगे। अब जल्दी जाओ और अपने रेक्स हंटर के हैरम में ज्वाइन हो जाओ। तुम और 999 और वुमेन सब उस आदमी के पीछे पागल होकर उसके जूते चाट सकती हो। इस बार क्लोई को कंफर्म हो गया कि वो उसके थॉट्स सुन सकती है। क्या मैं किसी के जूते चाटूंगी और 999 और वुमेन के साथ मिलकर एक आदमी को सर्व करूंगी? उसने मुझे समझा क्या है? मैं खुद को इतना नीचा कभी कैसे गिरा सकती हूँ? इस इडियट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? रुको जरा, रेक्स हंटर वो सिक्योरिटी गार्ड जो मैंने कुछ दिन पहले हायर किया था, मैं क्लोई विंटर्स उसके पीछे पागल, मजाक कर रहे हो क्या? इथन कार्टर। क्लोई का एक्सप्रेशन और ज्यादा फ्यूरियस हो गया जब वो मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी, जैसे अभी आगे बढ़कर मेरा सिर काट खाएगी। मैं शॉक हो गया और सोचा, इस पागल औरत को क्या हो गया? मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, फिर भी ये इतनी गुस्सा क्यों है? लेकिन ये रेक्स हंटर की वुमेन है, इसलिए मैं इसे ऑफेंड करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अच्छा है कि फीमेल लीड्स थोड़ी डिम विट होती हैं, तो इसे हैंडल करना इजी होगा। मैंने जल्दी से स्माइल लगाई और कहा, चलो अपने एल्डर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, कम ऑन आफ्टर यू। क्लोई गुस्से में रूम की तरफ चल पड़ी, उसकी चेस्ट एंगर से हेव कर रही थी। तो ये बात है, 3 साल, पूरे 3 साल तुम मुझे रोज गिफ्ट्स बेचते रहे, हर वक्त अटेंशन देते रहे, वो सारी फ्योनिंग और सिंपिंग झूठ थी? अब तुम अपने दिमाग में मुझे डम वुमेन कह रहे हो मैं डिम विटेड हूँ और ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझसे मिलियंस माइल दूर भागना चाहते हो। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं देख कर रहूंगी कि तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। उसके पीछे चलते हुए मैंने सोचा, परफेक्ट 3 साल की मेहनत पानी में गई। जब तक मैं इस सिली वुमेन से अपना विलन स्टेटस के साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर लेता हूँ, मैं कहीं भी जाकर 10 या 20 ब्यूटीफुल गर्ल्स ढूंढ सकता हूँ, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। वो हैरम में रहना एंजॉय करती है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये उसकी डेस्टिनी है, मुझे इस स्टूपिड वुमेन से टाइज कट करने ही होंगे। बिल्कुल कोई लॉस एंड नहीं। क्लोई अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो अचानक रुक गई और मेरी तरफ मुड़कर घूरने लगी। मैं तुरंत स्माइल करने लगा। क्या तुम्हें लगता है मैं
तुम्हें ट्रिक कर रहा हूँ। मैं ईथन कार्टर अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ, मैं कोई ट्रिक नहीं खेलूंगा। जब मैं कह रहा हूँ एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल कर रहे हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कभी बॉदर नहीं करूंगा। एक्चुअली तुम्हारे लिए मुझे दोबारा देखना भी मुश्किल हो जाएगा। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, हम बस एक दूसरे की लाइफ से डिसअपियर हो जाएंगे। वैनिश, क्या तुम खुश नहीं हो? क्लोई गुस्से से फटने वाली थी। ये अब क्या है? मैं क्लोई विंटर्स पहले तुम्हारी गॉडेस थी और अब मुझे मिट्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तुम मुझसे इतना एनॉयड हो, इतने एनॉयड कि तुम मेरे साथ और 15 मिनट्स भी नहीं रह सकते। ये बदतमीज, ये मुझे पागल कह रहा है। अभी मेन डोर्स ओपन हुए और विंटर्स और कार्टर फैमिलीज के मेंबर्स ने हमें डोरवे में आमने सामने खड़ा देख लिया। वाह ब्रे, क्या तुम दोनों फिर से फाइट कर रहे हो? एग्जैक्टली, अंदर आकर बात करो, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? मैं अंदर गया और क्लोई के पेरेंट्स से हैंडशेक किया। हेलो मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स। फिर सबको एड्रेस करते हुए मैंने कहा, मिस्टर एंड मिसेस विंटर्स, डैड, मॉम, क्लोई और मैंने डिस्कस कर लिया है और हमने डिसाइड किया है कि हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। मैंने सिंसियर एक्सप्रेशन लगाया और कंटिन्यू किया। क्लोई स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है और डिसाइसिव है। वो किसी ऐसे पर्सन को डिजर्व करती है जो उसके लिए बेटर मैच हो, जो उसे ट्रूली अंडरस्टैंड करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो पर्सन वही होना चाहिए जिसे वो जेन्युइनली अपने पूरे दिल से लव करती हो। हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसके लिए बेस्ट विश करना चाहिए। मैंने गमगीन लुक फेक किया और अपने चेस्ट पर हाथ मारा। चाहे मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे लव करता हूँ और उसे खुद से भी ज्यादा चेरिश करता हूँ। ट्रू लव का मतलब होता है किसी को लेट गो करना और उसके लिए बेस्ट चाहना। मैं अपनी ही परफॉर्मेंस से ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया, सब फ्रीज हो गए। एडवर्ड कार्टर को एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा इतना रीजनेबल हो सकता है। वो छोटा बदमाश डेफिनेटली कुछ न कुछ तो प्लान कर रहा था। मैं अपनी एक्टिंग से काफी प्लीज्ड था। बेचारी विंटर फैमिली जनरेशन की वेल्थ सब उस रेक्स हंटर के पास जाने वाली थी। ये रिच फैमिलीज भी कमाल की होती हैं, अपनी डॉटर को हैरम ज्वाइन करने देने में भी ठीक है और ऊपर से अपनी $1 बिलियन फॉर्चून भी दे देंगे। सब के सब कम्प्लीटली पागल हैं। क्लोई को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक उसके थॉट्स कैसे सुन पा रही है, लेकिन लग रहा था कि ईथन को कुछ अनबिलीवेबल पता है। अगर चीजें वैसे ही होने वाली थी जैसे वो प्रिडिक्ट कर रहा था तो प्लॉट बिल्कुल रिडिकुलस था। उसके एक बॉडीगार्ड के लिए हैरम ज्वाइन करना, जिसे उसने बस कुछ दिन पहले ही हायर किया था, वो ईथन कार्टर को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती थी। वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहा था। मैं अभी भी शो लगा रहा था, पैशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं अपनी नोबल कैरेक्टर और इंटेग्रिटी की वजह से एंगेजमेंट रिफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली क्लोई और विंटर्स फैमिली के लिए बेस्ट चाहता हूँ। क्लोई मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, मेरी परफॉर्मेंस को कोल्ड फ्यूरी के साथ देख रही थी, जैसे वो किसी भी वक्त फट पड़ेगी। हर कोई कंफ्यूज था। एडवर्ड कार्टर ने क्लोई की तरफ देखा। क्लोई डियर, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्लोई ने हल्का सा स्माइल किया। मिस्टर एंड मिसेस कार्टर, डैड, मॉम, मैं ईथन के साथ एंगेजमेंट के लिए एग्री करती हूँ। मैंने अपना सिर घुमाकर क्लोई की तरफ देखा जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। उसका एक्सप्रेशन आइसी था और उसके लिप्स पर एक प्रोवोकेटिव स्नेयर का हल्का सा हिंट भी था। पूरा रूम साइलेंट हो गया। ये क्या हो रहा है? दुनिया में ये क्या हो रहा है? 3 साल तक मैं क्लोई से लीच की तरह चिपका रहा। उसके आसपास आने वाले हर आदमी को भगाने के लिए हर ट्रिक यूज की, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी हो सके। और 3 सालों में क्लोई हमारी एंगेजमेंट के नाम सुनते ही एक्सप्लोड हो जाती थी, जैसे वो मर जाना प्रेफर करेगी। और अब हमारे रोल्स रिवर्स हो गए। मैं उसे मैरी नहीं करना चाहता था और अचानक वो एग्री कर रही है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं शौक में क्लोई को घूर रहा था, सोचते हुए, लेडी तुम क्या कर रही हो? एंगेजमेंट एग्री करने का क्या मतलब है? तुम्हें रेक्स हंटर के हैरम में ज्वाइन होना चाहिए, तुम्हें उसके जूते चाटने चाहिए। अगर तुम ये करोगी तो रेक्स हंटर मुझे मार डालेगा। वो बंदा तुम्हारे क्लोज आने के लिए स्कीम कर रहा है, डम बन रहा है ताकि क्रिटिकल मोमेंट पर बड़ा मूव कर सके, फ्लेक्स कर सके और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस कर सके। फिर तुमने खुद को उसके हवाले करना है और तुम्हारी फैमिली की फॉर्चून उसी की हो जाएगी। बस खुदा दा वास्ता स्क्रिप्ट फॉलो करो। क्लोई ने मुझे कोल्ड स्मर्क के साथ देखा। तुम एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो या तुमने मेरी परमिशन ली? 3 साल तक तुमने मुझे डिस्कस्ट किया और अब तुम सोचते हो कि बस ऐसे ही वॉक अवे कर सकते हो? और तुम्हें इतना यकीन है कि मैं आज किसी बॉडीगार्ड के हैरम में ज्वाइन करने वाली हूँ? मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये रेक्स हंटर मुझे अपने हैरम में कैसे खींचने वाला है। दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स एक्साइटेड होकर बात करने लगे, वेडिंग्स प्लान डिस्कस करते हुए उनकी फ्यूचर लाइफ टुगेदर के बारे में, और ये तक कि ग्रैंड चिल्ड्रंस को कौन बेबी सिट करेगा। मैंने क्लोई को साइड पर खींच लिया। क्लोई, आज तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम ही नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहे। मैंने खुद को काम करने की कोशिश की।
ओके ओके आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन ये एंगेजमेंट हम सच में नहीं कर सकते। क्लोई को विक्ट्री का सेंस फील हुआ। 3 साल तक वो इस स्काउंड्रल के सामने पावरलेस थी। वो शेमलेस था, अनडिग्निफाइड था, एक टोटल लीच था जो कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज कर सकता था। वो सच में उससे तंग आ चुकी थी। अब उसे एंजाइटी में स्वेटिंग करते हुए गोल गोल घुमाते देखकर उसे सेटिस्फेक्शन का स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें अपनी लिटिल फिंगर के अराउंड रैप कर दूंगी, यू स्कम। बस क्या तुम ये सब हमारे पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कर रही हो? सोचो जरा, क्या मैं एनोइंग हूँ? एनोइंग? क्या मैं डिस्टेबल हूँ? डिस्टेबल? क्या मैं डिस्कस्टिंग हूँ? एक्सट्रीमली डिस्कस्टिंग। फिर भी तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती हो? हाँ। मैं शॉक में उसे देखता रहा। अचानक मुझे फील हुआ जैसे मैं इस वुमेन को बिल्कुल नहीं जानता। तब तक दोनों फैमिलीज अपनी डिस्कशन फिनिश कर चुकी थी और एक्साइटमेंट के साथ हमें स्मॉल गार्डन में ले गई। पूरा टाइम मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। क्लोई के साथ स्टेज पर खड़े होते हुए भी मैं सोच रहा था, क्या यही है? क्या मैं बर्बाद हो गया? कुछ मिनट्स में रेक्स हंटर रश करके बाहर आ गया। मेरी टांग तोड़ देगा और क्लोई को छीन कर ले जाएगा। क्या ये वो फेट है जिससे मैं एस्केप नहीं कर सकता? चाहे मुझे पता है क्या होने वाला है, फिर भी क्या मैं इसे रोक नहीं सकता? क्लोई इतना स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती? आज वो क्या कर रही है? क्लोई ने अपनी आंखें नैरो की। मेरे थॉट्स सुनते हुए और ज्यादा शॉक फील किया। न सिर्फ वो इस आदमी की इनर वॉइस सुन सकती थी, बल्कि ये भी लग रहा था कि उसे पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या रेक्स हंटर सच में खड़ा होके ऑब्जेक्शन करेगा? डिस्टिंग्विश गेस्ट, कार्टर और विंटर्स फैमिलीज की तरफ से मैं आज यहाँ एक मोमेंटियस न्यूज अनाउंस करने आया हूँ। कार्टर फैमिली के एल्डेस्ट सन ईथन कार्टर और विंटर फैमिलीज की एल्डेस्ट डॉटर क्लोई विंटर्स नेक्स्ट मंथ की 10th डेट को अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी होल्ड करेंगे। आई ऑब्जेक्ट। तभी क्राउड से एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। वो नोवेल का ऑफिशियल मेल प्रोटैगनिस्ट था, रेक्स हंटर। एमसी ने उसकी तरफ देखा। कोई इस लो लेवल सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही मैंने रेक्स हंटर को देखा, मेरी टांगे जेली बन गई और मैं इंस्टिंक्टली एक स्टेप पीछे हट गया। क्लोई ने मुझे देखा, पूरी तरह शॉक। वो सही था। रेक्स हंटर एमसी के पास आया, जिसने उसे पुश करने की कोशिश की, लेकिन रेक्स ने उसे स्टेज से नीचे फेंक दिया। रेक्स हंटर, तुम क्या कर रहे हो? रेक्स ने दोनों हाथों से क्लोई के शोल्डर्स पकड़ लिए। क्लोई, वरी मत करो। मैं किसी को भी तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स करने नहीं दूंगा। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे अपने हाथों में होनी चाहिए। ऑनेस्टली, अगर प्लॉट प्लान के अकॉर्डिंग चलता, जहाँ में एक शेमलेस पेस्ट होता, कार्टर्स अपनी पावर दिखा रहे होते और उसके अपने पेरेंट्स इस मैरिज को कन्विंसिंग के लिए प्रेशर डाल रहे होते, तो क्लोई रेक्स हंटर के इंटरवेंशन से सरप्राइज और मूव्ड हो जाती। ये बॉडीगार्ड कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट के दौरान वाकई एक्सेप्शनली परफॉर्म कर चुका था। उसकी स्किल्स ने क्लोई को इतना इम्प्रेस किया था कि उसने उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। पिछले कुछ दिनों में उसकी ओपिनियन रेक्स के बारे में स्टेडीली इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन मेरी मेंटल कमेंट्री के लाइंस को सुनने की वजह से पूरी सिचुएशन अलग लग रही होती है। अब क्लोई उसे सिर्फ एक स्कीमर के रूप में देख रही थी, जो उसकी फैमिली की फॉर्चून पर नजर रखकर उसके क्लोज आया था। वो इंसीडियस और डिस्कस्टिंग था, मुझसे भी ज्यादा डिस्कस्टिंग। क्लोई ने उसके हाथ झटक दिए। रेक्स हंटर, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरी फैमिली के अफेयर्स में तुम्हारा बिजनेस नहीं है। क्लोई, मुझे पता है तुम स्केर्ड हो, लेकिन वरी मत करो। आज मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें इस मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैंने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स तुम तो बहुत डैम इम्प्रेसिव हो। तुम्हारे पास और भी काफी राइचियस वर्ड होंगे बोलने के लिए, राइट? चलो बोलो। ग्रेट टाइटन के रूप में तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम जस्टिस के साइड पर हो। लेट द शो बिगिन। एस्पेन की सो कॉल्ड 4 ग्रेट फैमिलीज लेजिटिमेट तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के बजाय तुम लोग एक यंग वुमेन की हैप्पीनेस को बिजनेस अलायंस के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम लोगों को क्लोई की हैप्पीनेस की बिल्कुल परवाह नहीं? मैंने पीछे से रेक्स हंटर के लिए क्लैप किया। ब्यूटीफुल क्लोई, अब तुम्हारी बारी है। मेरे लिए रो दो। इसने इतना हैवी स्पीच दिया है, अगर तुम मूव नहीं हुई तो अनबिलीवेबल लगेगा। सीरियसली बस रो दो। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। उसकी आइसी गेज ह्यूमिलिएशन और एंगर की फायर से जल रही थी। उसका खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर मैंने ऑकवर्डली अपने हाथ नीचे कर लिया और प्रिटेंड किया कि मैं कहीं और देख रहा हूँ। रेक्स हंटर कंटिन्यू करने लगा। मिस्टर एंड मिसेज विंटर्स, क्लोई आपकी अपनी डॉटर है। क्या सच में आप उसे फायर पिट में धकेल सकते हैं? एस्पेन में हर कोई जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, राइट? अपनी डॉटर
डॉटर की शादी ऐसे स्कम से करवाना, क्या आपको जरा सा भी हार्ट एक या रिग्रेट फील नहीं होता? क्लोई गुस्से से चिल्लाई, क्या एक बॉडीगार्ड का काम है मेरे अफेयर्स मैनेज करना? तुम अभी फायर्ड हो, प्लीज लीव। रेक्स हंटर भी स्टंड हो गया, कुछ ऑफ लग रहा था, चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। क्राउड में फुसफुसाहट उठने लगी, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, इस तरह प्राइवेट फैमिली सेलिब्रेशन क्रैश कर रहा है। ऐसे एटीट्यूड के साथ तो क्रीप लग रहा है। इसे लगता है इसका विंटर की डॉटर के साथ चांस है। पहले मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। मैन, ये बंदा कितना ग्रीसी लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तुम सब इतना लाउड क्यों चिल्ला रहे हो? जब तुम लोग इसे इनफ प्रोवोक कर दोगे तो ये फाइट स्टार्ट कर देगा। एवरीवन बस काम डाउन। अभी कार्टर फैमिली का एक आदमी आगे रश हुआ और रेक्स हंटर का कॉलर पकड़ लिया। ए बच्चे, आज हमारे यंग मास्टर का बिग डे है, क्या तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो? ये देखना, सैंड बैग के साइज का फिस्ट, पहले कभी देखा है? रेक्स हंटर ने स्नेयर किया। बस एक साधारण मॉडल, मैं अपनी फिंगर के एक फ्लिक से तुम्हारी लाइफ एंड कर सकता हूँ। रेक्स ने अपनी आंखें बंद की और सिर ऊपर टिल्ट किया। मेरा नाम बनाने वाली पहली बैटल शुरू होने वाली थी। ऑनर, डिग्निटी और ब्यूटीफुल वुमेन, इस मोमेंट से ये सब मेरा होगा। रेक्स हंटर ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें अचानक खुल गई और प्योर डोमिनेंस की ऑरा उसके अराउंड फैल गई। जब तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टाइटन रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। आज मैं एक ठड के साथ उसके सामने खड़ा बिग गाय गायब हो गया। नीचे देखा तो मैंने देखा कि मैंने उस बिग गाय को टैकल करके ग्राउंड पर पिन कर दिया था। वो उठकर रेक्स हंटर से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे टाइट पकड़कर नीचे दबा लिया। हम दोनों एक हीप में ग्राउंड पर रोल कर रहे थे। मैंने जल्दी से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, मुझे उसे काम करना ही था। आज वो प्रोटैगनिस्ट का फर्स्ट सेक्रीफाइस बनने वाला था। प्रोटैगनिस्ट उसे एक मूव में गिरा देता, फिर मेरी टांग की बारी होती। मैं ऑलमोस्ट रोने वाला था। मेरे दोस्त, ये वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए रुक जाओ। वो आदमी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मिस्टर कार्टर, आप मुझे अपना फ्रेंड कह रहे हैं? मैं उसके साथ काफी देर से रेसल कर चुका था और एग्जॉस्टेड था। हफ्ते हुए मैंने कहा, यस, लाइफ भर का फ्रेंड। वो आदमी इतना मूव हो गया कि उसका फेस टीयर से भर गया। मिस्टर कार्टर जैसा स्टेटस वाला इंसान मुझे फ्रेंड कह रहा है? आज मैं आपके लिए इस पंख को खत्म कर दूंगा मिस्टर कार्टर। रेक्स हंटर एक्साइटेड होकर चिल्लाया, ऑल राइट, कम ऑन, मूव करो। मैंने उस आदमी को नीचे दबाए रखा और दांत बिंच कर कहा, अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो मूव मत करना। जैसे एक्सपेक्टेड था, वो आदमी इंस्टेंटली स्ट्रगल करना बंद कर गया। क्लोई ने रेक्स हंटर पर चिल्लाया, क्या तुमने इनफ ट्रबल कॉज नहीं की? गेट आउट। मैंने कहा गेट आउट। रेक्स हंटर कम्प्लीटली शॉक था। क्या कार्टर फैमिली ने तुम्हें थ्रेटेंड किया है? क्लोई, वरी मत करो, कार्टर्स मेरी नजर में सिर्फ चींटियां हैं। क्लोई को स्टमक में सिकनेस फील हुई। लाइन बहुत चीजी थी। रेक्स हंटर, तुम फायर्ड हो चुके हो, तुम अभी 3 मंथ सैलरी कलेक्ट कर सकते हो, इमीडिएटली लीव। मैं तुम पर एक और वर्ड वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं अब समझ गया, क्लोई को कार्टर फैमिली थ्रेटन कर रही है। उसे नहीं पता कि मैं एक रिटर्न टाइटन हूँ और वो डर रही है कि मैं उनकी पावर से हर्ट हो जाऊंगा, इसलिए वो मेरे साथ ब्रेक करने का प्रिटेंड कर रही है, खुद को सेक्रीफाइस कर रही है ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मैं बहुत मूव्ड हूँ। मेरी औरत में तो सच में करेज है। सिर्फ वो ही नहीं, अब तो मुझे भी लग रहा था कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। लेडी, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं गुड रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों के लिए कोई ट्रबल कॉज नहीं करूंगा। मैं तुमसे बेग करता हूँ कि बस उसके साथ चली जाओ। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि मैं स्टोरी के बाकी पार्ट में हो ही नहीं। मैं तुम लोगों के बीच इन्वॉल्व होना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्लोई ने मुझे ग्राउंड पर पड़ा हुआ पाया। मेरे नीचे एक क्राइंग सिक्योरिटी गार्ड पिन था और अचानक उसे ये सीन रिडिक्यूलस लगा। इतने सालों में उसने कभी भी ईथन में कोई गुड क्वालिटीज नोटिस नहीं की थी, लेकिन आज उसकी एंशियस और डिशेवल्ड स्टेट किसी वजह से काफी कॉमिकली इंडेयरिंग लग रही थी। काफी टाइम बाद क्लोई जेन्युइनली स्माइल की। ईथन, तुम अब उठ सकते हो। रेक्स ने अपना सिर घुमाकर मुझे मर्डरस ग्लेयर दिया। शिट, तुम मजाक कर रहे हो क्या? इस बात के लिए भी ये मुझसे नफरत कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी डिस्टेंस से सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बड़ा ग्रुप रश करता हुआ आया। बॉयज, कोई हमारे यंग मास्टर की वुमेन चुराने की कोशिश कर रहा है, गेट हिम। उनका एक क्राउड बैटन्स लेकर चार्ज करता हुआ आया। मैं स्टन्ड रह गया। वो टाइटन है, तुम लोग उसके लिए बस एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। मेरे लिए मुसीबत बनाना बंद करो। जब वो हम सबसे निपट लेगा उसके बाद मेरी टांग की बारी होगी। या अल्लाह, क्या ये लेवल सच में इतना मुश्किल है क्लियर करना? टाइटन रेक्स हंटर सच में लड़ना चाहता था। ये उसका मौका था अपनी ताकत दिखाने का, लेकिन ये डैम ईथन कार्टर, वो पलटकर अपनी अकड़ क्यों नहीं दिखा रहा था? वो कींच तान कर रहा था, अकेला ही अपने दर्जन भर आदमियों को रोक रहा था और पसीने में भीग गया था। क्या ये सब सच में जरूरी था? प्लीज
बस उन्हें आने दो, मुझे ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बहुत जरूरत है। अगर मुझे ये फाइट नहीं मिली तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैंने भी अपना फैसला कर लिया था, मैं तुम्हें किसी भी हाल में एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा नहीं करने दूंगा, आज तो बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में तुम आसमान बन जाओगे या भगवान बन जाओगे, जो तुम कहोगे वही होगा। मैं बहस नहीं करूंगा, अगर तुम क्लोई को ले जा सकते हो तो ले जाओ, अगर नहीं ले जा सकते तो वो तुम्हारा मसला है, बस मुझे इस सब से दूर रखो। रेक्स का दिमाग खराब होने वाला था। मिस्टर कार्टर, क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? आखिरकार सबको शांत करने के बाद मैंने अपना हाथ फैलाकर गार्ड्स का रास्ता रोक दिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है तुम और क्लोई एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जब तुम दोनों की शादी हो मुझे इनविटेशन भेजना, मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगा। रेक्स हंटर के अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई होती है जो वो निकाल नहीं पा रहा था। वो टेंशन में इधर उधर चल रहा था। तुम बस उन्हें आने क्यों नहीं देते? आखिर वो तुम्हारे लिए ही स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। नो नो नो, तुम फिक्र मत करो, आज जब तक मैं यहाँ हूँ इसमें से एक भी मेरे आगे नहीं गुजरेगा। मैंने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर चिल्लाया, जो भी मूव करेगा मैं उसे खुद मार दूंगा। क्लोई अब समझ गई थी, लग रहा था कि वो सच में फ्यूचर के इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकता है और अब पूरी सिचुएशन का माहौल बदल चुका था। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तरह पीस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि रेक्स हंटर जानबूझकर मुसीबत खड़ी करना चाहता था। क्लोई रेक्स हंटर की दिखावेबाजी समझ चुकी थी। रेक्स हंटर, बस बहुत हो गया, गेट आउट, अभी के अभी गेट आउट, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। रेक्स हंटर का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं एक मैग्निफिसेंट रिटर्निंग टाइटन, आज तक कभी इतना जलील नहीं हुआ, दुनिया के सबसे दूर कोने में भी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्लोई प्लीज मुझ पर बिलीव करो, फ्यूचर में चाहे कभी भी हो, चाहे कभी भी हो, तुम किसी भी डेंजर में हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े। क्लोई ने अपनी उल्टी वाली फीलिंग को दबाया और एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। रेक्स हंटर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका चेहरा डार्क हो गया और वो घूमकर मुझे एक खतरनाक नजर से देखने लगा। मेरे रोने का मन हो रहा था, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। मैंने संभल कर सोचा, ये सच में मेरी गलती नहीं है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम शायद काफी फ्रस्ट्रेटेड होगे, है ना? रेक्स ने नाक से आवाज निकाली और डार्क एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चला गया। मैं रेस्टरूम में जाकर ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला था। कई बार ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मैंने विलन के जिंदा बचने के 3 पक्के कानून समझ लिए थे। पहला, कभी भी प्रोटैगनिस्ट के सामने शो ऑफ या बहस करने की कोशिश मत करो, ये खुद को मरवाने का सबसे तेज तरीका है। प्रोटैगनिस्ट होता कौन है? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी अकड़ बर्दाश्त करेगा? तुम अकड़ भी ना दिखाओ फिर भी वो तुम्हें गिराना चाहता है, और अगर तुमने अकड़ दिखाई तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। दूसरा, प्रोटैगनिस्ट की वुमेन को टच मत करो, उसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। वो दिमाग से पैदल औरतें जहर होती हैं। जब प्रोटैगनिस्ट तुम्हें मार रहा होगा वो बस तालियां बजाएंगी, उसकी हीरोइक इनविंसिबिलिटी की तारीफ करेगी और खुद को उनकी बाहों में डाल देगी। तीसरा, बिल्कुल भी कोई इवल काम मत करो। अगर प्रोटैगनिस्ट ने तुम्हें कुछ इवल करते हुए पकड़ लिया तो रेक्स हंटर ने अभी मुझे जो नजर दी थी उसका मतलब था कि वो मेरा गलत दबा देना चाहता है। अपने छोटे से आउटबर्स्ट के बाद मैं फिर से कावर्ड बन गया। प्लीज बस कोई तरीका निकालो कि तुम दोनों ऑलरेडी साथ हो जाओ। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों मेरी मौत का रीजन बन जाओगे। एडवर्ड कार्टर की स्टडी में एडवर्ड का एक्सप्रेशन बहुत सख्त था। बैठो, मैं अकड़ कर बैठ गया। क्या चल रहा है? अब तुम क्या प्लॉट कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने पूरी कंफ्यूजन के साथ कहा। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो? एडवर्ड ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी हरकतें ठीक करो और क्लोई के साथ अच्छा बिहेव करो, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो मुझसे शादी नहीं करेगी। एस्पेन में सब जानते हैं कि वो मुझे कितना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर आज अचानक उसने 180 टर्न क्यों लिया और मैरिज के लिए एग्री क्यों किया? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं भी उतना ही कंफ्यूज्ड हूँ। और तुमने अचानक इतना महान बनकर ये क्यों डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ये मैरिज नहीं चाहिए? इंसानियत के लिए मेरी महान मोहब्बत की वजह से। एडवर्ड ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। तुम दिन ब दिन और ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। अपने साथ एक गिफ्ट ले जाना, थोड़ी देर में तुम अपने गॉडफादर से मिलने जा रहे हो। मैं रुक गया। मेरा गॉडफादर? इस बुक का बेसिक सेटअप ये है, एस्पेन में 4 मेजर फैमिलीज हैं, कार्टर्स, एंडरसन्स, स्टेरिंग्स और विंटर्स। कार्टर्स
सबसे पावरफुल है, उसके बाद एंडरसन्स और स्टेरिंग आते हैं। विंटर्स फैमिली रिसेंट ईयर में पुअर मैनेजमेंट की वजह से ऑलमोस्ट कोलैप हो गई थी। फॉर्चुनेटली क्लोई ने क्राइसिस के बीच में कंट्रोल संभाला, 2.5 साल तक दिन रात मेहनत की, प्रॉफिट निकाला, फैमिली बिजनेसेस को स्टेबल किया और उन्हें बैंकरप्टी से बचा लिया। इसी वजह से विंटर्स फैमिली इस मैरिज के लिए इतनी ईगर है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, लेकिन अभी एस्पेन में सिर्फ कार्टर फैमिली के पास उन्हें बचाने की एबिलिटी है और विलिंगनेस भी, इसलिए फैमिली के इंटरेस्ट के लिए उन्हें ये मैरिज करनी पड़ी, भले ही वो सीक्रेटली मुझे नीचा समझती हो। यही इस बुक का रिडिकुलस पार्ट है। मेरी विलेन पर्सोना ऑलमोस्ट परफेक्ट है, टॉल, हैंडसम, वेल्थी फैमिली से, यंग एज में सक्सेसफुल, ब्रिलियंट और बिजनेस वर्ल्ड में कार्टर कॉर्पोरेशन को हर मुश्किल से निकालने वाला। लेकिन ये आदमी जो रियल वर्ल्ड में फूड चेन के टॉप पर होता है, फीमेल लीड क्लोई विंटर्स के लिए बस एक सिंप है। सब कुछ इस तरह सेट किया गया है ताकि जब प्रोटैगनिस्ट मुझे कुचले तो वो और ज्यादा सेटिस्फाइंग लगे। विलेन जितना आउटस्टैंडिंग होगा, प्रोटैगनिस्ट के लिए उसे क्रश करना उतना ही सेटिस्फाइंग होगा। जिंदा बचने के लिए मुझे प्रोटैगनिस्ट के साथ हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना होगा, और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है क्लोई के साथ मेरा रिलेशनशिप। मुझे उससे बहुत बहुत दूर रहना होगा। जब तक मैं फिनाले तक पहुंच जाता हूं, मैं एक ह्यूज रिवॉर्ड के साथ अपनी रियलिटी में वापस जा सकता हूं, रिच और हैंडसम बन सकता हूं, अपनी फर्स्ट लव से शादी कर सकता हूं, लाइफ के पिनिकल तक पहुंच सकता हूं और अपनी मॉम की इलनेस भी क्योर कर सकता हूं। कार्टर फैमिली काफी टाइम से एस्पेन में ऑपरेट कर रही है और एंडरसन्स, स्टेरलिंग और विंटर्स फैमिलीज के साथ उनके गुड रिलेशनशिप्स हैं। मेरा फादर एडवर्ड स्पेशली एंडरसन फैमिली के पैट्रियार्क के बहुत क्लोज है, हत्ता कि वो उसके गॉड सन भी बन गए हैं, जिस वजह से वो मेरा गॉड फादर बनता है। रिसेंटली मेरे गॉडफादर मिस्टर एंडरसन बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। कार्टर फैमिली से सब लोग उनसे मिलने जा चुके थे, सिर्फ मैं नहीं गया था, जो एक लापरवाह आवारा टाइप इंसान था। मैं बस गिफ्ट देकर हेलो बोलकर वहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ, यही प्लान है। एंडरसन स्टेट में ओल्ड मैन के सिक रूम में गया और थोड़ी फॉर्मल बातचीत की। जैसे ही वहाँ से निकलने का कोई एक्सक्यूज सोच रहा था, बटलर अंदर आया और अनाउंस किया, सर स्टेरलिंग फैमिली की यंग लेडी आई है। यंग मास्टर भी वापस आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लाए हैं, एक सो कॉल्ड मिरेकल डॉक्टर। मिस्टर एंडरसन सरप्राइज हो गए। क्या क्रिस्टल स्टेरलिंग पहले से ही एक रिओन्ड मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है? मार्क किसी और मिरेकल डॉक्टर को क्यों लाया है? खैर, सबको अंदर भेज दो। ये सुनते ही मैंने अंदर ही अंदर गाली दी। डैम यू सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैं इसे भी डॉज नहीं कर सकता। ये क्लियरली बात का प्लॉट पॉइंट है। क्रिस्टल स्टेरलिंग को उसे क्योर करने में फेल होना चाहिए, जिससे मिस्टर एंडरसन मौत के किनारे पर पहुंच जाएंगे। फिर रेक्स हंटर आएगा और सब कुछ सेव करेगा। क्रिस्टल उसकी जबरदस्त मेडिकल स्किल से इतनी इम्प्रेस होगी कि उससे प्यार कर बैठेगी। मिस्टर एंडरसन हमेशा के लिए उसका एहसानमंद हो जाएगा और बाद में यही रेक्स हंटर एंडरसन की डॉटर और टैलेंटेड क्रिस्टल स्टेरलिंग के बीच रोमांस का रीजन बनेगा। मेरा इस स्टोरी में कोई पार्ट ही नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मुझे भागने का टाइम भी नहीं दे रहा। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। गॉड फादर, आप रेस्ट कीजिए। कंपनी में मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। डैम इट। ओल्ड मिस्टर एंडरसन मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ खास फील नहीं होता। प्लॉट के हिसाब से मुझे बाद में ओल्ड मैन के ट्रस्ट का फायदा उठाकर एंडरसन फैमिली को बर्बाद करना है। फिर रेक्स हंटर सामने आएगा, उन्हें बचाएगा और मुझे फिर से पनिश करेगा। लेकिन उससे पहले मिस्टर एंडरसन मुझ पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, अगर वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता था, और अगर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा तो रेक्स हंटर के पास मुझे मारने का रीजन कैसे होगा, और अगर रेक्स हंटर मुझे नहीं मारेगा तो वो क्रिस्टल स्टेरलिंग और एंडरसन गर्ल का दिल कैसे जीतेगा? प्रोटैगनिस्ट को लड़कियां जीतनी ही होंगी। क्या मैं एक क्लासिक विलन हूँ जिसका काम प्रोटैगनिस्ट के रोमांस में हेल्प करना है? मैं रिफ्यूज करता हूँ। मैं अंदर ही अंदर चीखा, मैं फेट के खिलाफ जाऊंगा। मेरी डेस्टिनी मेरे अपने कंट्रोल में है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई बैक डोर ढूंढने के लिए जहाँ से मैं छुपके से निकल सकूं। मिस्टर एंडरसन ने मुझे पकड़ कर रखा हुआ था और मैंने फोर्स्ड स्माइल के साथ उनका हाथ हटाने की कोशिश की। गॉड फादर, आप ठीक हो जाए, मुझे जाना होगा, छोड़िए। ऐसे एंगल से जहाँ कोई नहीं देख सकता था, मैंने ओल्ड मैन के हाथ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। छोड़ो, छोड़ो,
छोड़ो मुझे। आप छोड़ क्यों नहीं रहे? तभी क्रिस्टल स्टेर्लिंग अंदर आ गई। ईथन कार्टर, मिस्टर एंडरसन तुमसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और तुम सिर्फ 5 मिनट बाद ही जाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही हर्टलेस है। मैंने क्रिस्टल को देखा, फिर मार्क एंडरसन को देखा जो रेक्स हंटर के साथ अंदर आया था। जिस पल रेक्स ने मुझे देखा उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसकी नफरत बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। जैसे कहते हैं एक अच्छा विलन वो होता है जिससे लोग पहले नजर में दिल से नफरत करने लगते हैं। मैंने क्रिस्टल स्टेर्लिंग की तरफ देखा। क्या परफेक्ट यंग वुमन थी। वो छोटी हाइट की थी लेकिन बॉडी प्रोपोर्शनड थी। उसके डेलिकेट और क्यूट फीचर्स बहुत रिफाइंड थे। मेन पॉइंट ये था कि छोटे फ्रेम के बावजूद वो सरप्राइजिंगली वेल इंडाउड थी। उसने स्कूल गर्ल यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिससे वो यूथफुल और चार्मिंग लग रही थी, स्पेशली उसकी स्लेंडर लेग्स पर व्हाइट कॉटन थाई हाई सॉक्स के साथ। उसका चार्म अलग ही टाइप का था। क्रिस्टल ने जेंटली मिस्टर एंडरसन को ग्रीट किया और उसका चेकअप स्टार्ट कर दिया। ये लड़की हाइट में नहीं बढ़ी, सारी ग्रोथ इसके चेस्ट में चली गई। ये पक्का लोगों के दिल तोड़ने वाली है। डेफिनेटली देखने लायक है। क्रिस्टल ने अपना सिर घुमाया। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कहा तुम परवर्ट। मार्क एंडरसन ने जल्दी से बीच में बोल दिया। क्रिस्टल तुम क्या कह रही हो? मिस्टर कार्टर ने एक वर्ड भी नहीं बोला। क्रिस्टल रुक गई सोचते हुए कि शायद वो गलत सुन रही थी। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर मिस्टर एंडरसन का चेकअप करने लगी। हाँ, वो झुक रही है। क्या चार्मिंग छोटी सी कर्व है, किलर बॉडी है और यूनिफॉर्म कैरी करना भी जानती है। क्या ये अमेजिंग नहीं है? रेक्स हंटर सच में लकी बास्टर्ड है। क्रिस्टल फिर से घूमी, गुस्से में मुझे घूरती हुई। मैं फ्रीज हो गया। क्रिस्टल ने धीरे से बाकी लोगों की तरफ देखा। सब लोग ऐसे क्यों लग रहे थे जैसे उन्होंने उसकी बकवास सुनी ही नहीं, और ये आवाज ऐसी भी नहीं लग रही थी जैसे जुबान से बोली गई हो। क्या ये उसके अंदर के थॉट्स हो सकते हैं? जैसे ही मैं क्रिस्टल के बारे में सोच रहा था मुझे अपनी गर्दन के पीछे ठंडक सी महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो रेक्स हंटर मुझे घूर रहा था। क्रिस्टल को लगा कुछ अजीब है, लेकिन अगर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती तो कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। चेकअप फिनिश करने के बाद क्रिस्टल स्माइल करके बोली, मिस्टर एंडरसन बस कुछ रगों में ब्लॉकेज है, मैं नीडल से उन्हें क्लियर कर दूंगी, आप बस रिलैक्स कीजिए। रेक्स हंटर बोल पड़ा, लिटिल लेडी मुझे डर है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। क्रिस्टल खड़ी हुई और रेक्स हंटर की तरफ देखा। और तुम कौन हो? मार्क एंडरसन ने तुरंत इंट्रोड्यूस करवाया। मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये मेरा गुड फ्रेंड है रेक्स हंटर। ये एक ब्रिलियंट डॉक्टर है। मैं इसे स्पेशली अपने ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करने लाया हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के सारे फेमस डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ और मैंने कभी रेक्स हंटर नाम के किसी यंग मिरेकल डॉक्टर के बारे में नहीं सुना। ग्रैंडपा की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्क तुम्हें किसी पर भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रेक्स हंटर हंस पड़ा। छोटी लेडी, जैसे कहते हैं असली मास्टर शो ऑफ नहीं करता। तुम्हें लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्रिस्टल अभी बोलने ही वाली थी कि उसने मेरे अंदर की आवाज सुनी। बिल्कुल सही, ये रिदम है, बस ऐसे ही चलता है। तुम आधे मरे हुए मिस्टर एंडरसन को पूरा ही मार दोगी और फिर ग्रेट हीरो रेक्स हंटर सामने आएगा और सब कुछ बचा लेगा। अभी तुम दोनों की छोटी सी टकरार बस फ्लर्टिंग की शुरुआत थी। इसके बाद तुम उसके प्यार में गिर जाओगी, खुशी खुशी उसके हैरम में ज्वाइन करोगी और क्लोई विंटर्स की बेस्टी बन जाओगी। क्रिस्टल ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। क्या बकवास है? मेरी मेडिकल स्किल्स फेल हो जाएगी, मैं मिस्टर एंडरसन की हालत और खराब कर दूंगी और मुझे इस एरोगेंट आदमी के हैरम में क्लोई विंटर्स के साथ ज्वाइन करना है। क्लोई विंटर्स अपने आप को समझती क्या है? वो अपने स्टक अप फेस के साथ सबको नीचा दिखाती रहती है। कितनी एनोइंग है वो। मैं उसके साथ एक हैरम में? अपना मुंह बंद करो। मैं स्टंड रह गया, सब स्टंड रह गए। मैंने रेक्स हंटर की तरफ इशारा किया, वो उधर है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा रोने का मन हो गया। मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। किसी से भी पूछ लो। रेक्स जोर से हंस पड़ा। लिटिल लेडी, मुझे लगता है इस पूरे कंट्री में नहीं बल्कि पूरी अमेरिका में भी ओल्ड मैन की इलनेस मेरे अलावा कोई क्योर नहीं कर सकता, रेक्स हंटर के अलावा। क्रिस्टल इन दोनों की वजह से पागल होने वाली थी। एक उसके दिमाग में लगातार बकबक कर रहा था और दूसरा सामने से सरकाज़म और लंबी लंबी बातें कर रहा था। दोनों में से हर एक पहले वाले से ज्यादा एनोइंग था। जब मैं नीडल्स कर रही हूँ, मुझे तुम दोनों से साइलेंस चाहिए। क्रिस्टल ने हम दोनों को घूर कर देखा और फिर मिस्टर एंडरसन का ट्रीटमेंट करने पर फोकस करने लगी। मैं रूम के पीछे खड़ा होकर सिर हिला रहा था। कितना अफसोस है, 9 नीडल्स टेक्निक एक सुपीरियर मेथड है, लेकिन लिटिल लेडी बहुत ज्यादा कॉशियस हो रही है। वो 2 मेजर एक्यू पॉइंट्स अवॉइड कर रही है। इसी मिस्टेक की वजह से मिस्टर एंडरसन ग्रिम रीपर को हेलो बोलने वाले हैं। मैं बस वेट करूंगा कि क्रिटिकल मोमेंट पर रेक्स हंटर सामने आए, सब कुछ सेव करे और क्रिस्टल उसे देखकर कंप्लीटली इम्प्रेस हो जाए। इतना अफसोस है, इतनी यंग एज में फेमस टैलेंटेड डॉक्टर
डॉक्टर भी आखिर रेक्स हंटर के हैरम में चली जाएगी। क्रिस्टल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये जर्क एक्चुअली मेडिसिन के बारे में जानता है। उसने जानबूझकर सबसे जेंटल नीडलिंग मेथड यूज किया था और 2 सबसे डेंजरस AQ पॉइंट्स अवॉइड किए थे और ये समझ गया ये मेडिसिन के बारे में इतना नॉलेजेबल कब हो गया। जैसे एक्सपेक्टेड था, मिस्टर एंडरसन अचानक जोर जोर से खांसने लगे। उनका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा। उनके मुंह के कॉर्नर से ब्लड बहने लगा और उनकी आंखें पलटने लगी। मार्क एंडरसन चीख पड़ा, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्रिस्टल तुमने क्या कर दिया? ये तो डिजास्टर हो गया। क्रिस्टल का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम की रूट समझ चुकी थी। रेक्स हंटर ने ड्रामेटिक तरीके से हाथ हिलाया और अपनी स्पेशल नीडल्स निकाल ली। लिटिल लेडी साइड हो जाओ, मैं ओल्ड मैन को मौत से वापस ले आऊंगी। ग्रैंडपा अभी जिंदा है, क्रिस्टल ने फ्रिमली कहा। फिर उसने एक नीडल उठाई और सीधा एक क्रिटिकल एक्यू पॉइंट में लगा दी। जैसे एक्सपेक्टेड था, उस एक नीडल के साथ ही मिस्टर एंडरसन की कंडीशन तुरंत स्टेबल होगी, हालांकि वो अभी भी अनकॉन्शियस थे। रेक्स हंटर शॉक रह गया। यंग लेडी की लास्ट नीडल वाली टेक्निक पहले से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो अचानक बोल्ड हो गई थी और उसका एम बहुत पियर्स था। जैसे ही वो दूसरी नीडल लगाने वाली थी, रेक्स हंटर का हाथ जो उसकी स्लीव में छुपा हुआ था कुछ फ्लिक करने के लिए रेडी हुआ। मैं पूरे टाइम से उस बंदे को देख रहा था। जिस पल मैंने उसकी आंखों का लुक देखा और उसका हाथ फोर्स गैदर करने के लिए पीछे होता देखा, मेरा दिल डूब गया। क्रैप, ये डर्टी ट्रिक करने वाला है। मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। मैं सीधा आगे गया और रेक्स हंटर का आर्म पकड़ लिया। रेक्स, मेरे भाई। रेक्स घबराकर उछल पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है तुम बहुत हैंडसम हो। शुक्रिया, यूर वेलकम। क्रिस्टल ने मेरी अंदर की आवाजें सुन ली थी और वो स्टार्टल हो गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के इस क्रिटिकल मोमेंट पर वो फोकस लूज नहीं कर सकती थी। उसने हल्का सा पीछे देखा और रेक्स हंटर के हाथ की शेप देखी, जैसे वो इंटरफेयर करने के लिए रेडी था। फिर मैं मूव हुआ, उसका व्यू ब्लॉक करते हुए, और ऐसा करते हुए रेक्स का हाथ भी ब्लॉक हो गया। क्रिस्टल ने 2 नीडल्स लगाई और मिस्टर एंडरसन का कंप्लेशन धीरे धीरे हल्की पिंक में वापस आने लगा। आधे मिनट के अंदर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। क्रिस्टल, मेरी डियर, तुम्हारा यहाँ होना कितना अच्छा है। इस बार मत जाना, यहाँ एस्पन में रहना। ग्रैंडपा, आप बस रिकवर होने पर फोकस कीजिए। मिस्टर एंडरसन थोड़ा रिकवर होने के बाद पूछने लगे, ईथन कहाँ है? मेरा डियर ग्रैंडसन कहाँ है? मैं जल्दी से पास झुक गया। गॉड फादर, ईथन मेरे बॉय, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैंने नीचे देखा और देखा कि इतनी स्लैपिंग और हिटिंग की वजह से मैंने ओल्ड मैन का हाथ रेड कर दिया था। कुछ नहीं, बस आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहा था। रेक्स हंटर फ्यूरियस था। उसका शो ऑफ सिर्फ आधा ही हुआ था और हर बार कट शॉर्ट हो जाता। डैम यू, ईथन कार्टर, तुम हर जगह क्यों होते हो? मैं मुड़ा और देखा कि रेक्स मुझे घूर रहा था और मार्क एंडरसन भी मुझे घूर रहा था। ग्रैंडपा उस कार्टर किड को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। मैं मार्क एंडरसन आपका रियल ग्रैंडसन हूँ। मैंने सोचा, माय गॉड, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ सिर्फ एक आधा मरा हुआ ओल्ड मैन है जो मुझे पसंद करता है, बाकी सब मुझे मारना चाहते हैं। रेक्स हंटर मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं उसके रोमांस के बीच आ रहा हूँ। मार्क एंडरसन मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसका ग्रैंडफादर मुझ पर ज्यादा प्यार बरसाता है। क्रिस्टल स्टेरलिंग बचपन से मुझे नीचा समझती आई है और आज वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ चढ़ गया हो। मुझे देखकर लग रहा है जैसे मेरा गला दबा देगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये सुनकर क्रिस्टल ने अंदर ही अंदर स्माइल किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी वो उसकी मदद करने के लिए कैसे रश करके आया था और उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ फैल गई। ये बंदा इतना हार्टलेस भी नहीं था। तभी ग्रेग मेरे पास आया और नर्वस होकर मेरे कान में विस्पर किया, मिस्टर कार्टर, बहुत बड़ी बात हो गई है, आपको प्लांट तुरंत जाना होगा। मैं शो हो गया, प्लांट में ट्रबल? मैं वैसे ही निकलने के लिए डेस्परेट था, तो मैंने जल्दी से सबको गुड बाय कहा और एंडरसन एस्टेट से भाग निकला। एंडरसन एस्टेट के बाहर पाथ पर चलते हुए मैंने नर्वस होकर पूछा, क्या हुआ? ग्रेग का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने नर्वस होकर इधर उधर देखा। कार में बात करते हैं। मैं समझ गया कि मैटर तो सीरियस है। उसी मोमेंट क्रिस्टल को भी न्यूज मिल गई। वो फ्यूरियस हो गई और हमारे पीछे भागी और मुझे और ग्रेग को कैच अप कर लिया। ग्रेग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और नर्वस होकर क्रिस्टल की तरफ देखने लगा। मैं अभी भी होश में नहीं था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वेल, हेलो क्रिस्टल, इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ गड़बड़ है? क्रिस्टल ने सख्त चेहरे के साथ मेरे एक्सप्रेशन को देखा और सोचा, ये बंदा कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। इसने रॉ मटेरियल्स के पैसे खा लिए, जिसकी वजह से मेडिसिन का पूरा बैच फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बना और अब ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे इसे कुछ नहीं पता। क्रिस्टल मुस्कुराई, लेकिन उसकी स्माइल
में छुरी जैसी तीखीदार छिपी हुई थी। ईथन, प्लांट में रिसेंटली कुछ बड़ा हुआ है क्या? मैंने ग्रेग को पागलपन में आंख मारते हुए देखा और जल्दी से कहा, कुछ बड़ा नहीं हुआ, फिक्र मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगा। ये लड़की यहाँ बाहर क्या कर रही है? रेक्स हंटर कहाँ है? क्या अब तक उन दोनों को कॉफी पर जाकर मेडिसिन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? फीमेल लीड मेरे पीछे क्यों आ रही है? रेक्स हंटर के हैरम की मेंबर मुझ पर इतनी फिक्सेटेड क्यों है? प्लांट का मैटर जरूर इम्पोर्टेंट होगा, मुझे इसे सॉल्व करना होगा। क्रिस्टल हैरान रह गई। इसके रिएक्शन से लग रहा था कि इसे प्लांट के मैटर की डिटेल्स सच में नहीं पता। क्या ये पॉसिबल है कि पैसे इसने नहीं लिए? क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा, फिर स्माइल की। ईथन, हमें मिले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है ना? हुआ है क्या? टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है ना? जब हिस्ट्री के व्हील्स हमारी गुजरी हुई जवानी पर से गुजर जाते हैं। क्रिस्टल का मन उल्टी करने का हो गया। ये बंदा और ज्यादा डिस्कस्टिंग होता जा रहा है। उसने जबरदस्ती स्माइल की और अपनी बाहें खोल दी तो फिर एक हग हो जाए। मेरा सिर घूम रहा था। मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले किससे डील करूं। मैंने एक ही दिन में रेक्स हंटर के प्लान्स को 2 बार खराब कर दिया, तो मैं शायद उसकी ब्लैकलिस्ट में आ चुका था। वो डैम क्लोई बिना किसी रीजन के मुझे एंगेजमेंट करने पर तुली हुई थी और मुझे वो मेस जल्दी सॉल्व करना था ताकि मैं उस बीस्ट रेक्स हंटर के साथ उलझ ना जाऊं। और अब क्रिस्टल, ये फीमेल लीड भी स्क्रिप्ट से हटकर वियर्ड और चिपकू बिहेव कर रही थी। लेकिन अभी सबसे अर्जेंट चीज पैरामेडिकल प्लांट थी। बात मेडिकल की थी, अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। और अब ये छोटी विक्सन हग कर रही है। व्हाट द हेल? हग, ये क्या सीन है? ये किसके साथ खेल रही है? अभी मैंने मार्क एंडरसन और रेक्स हंटर को बाहर आते हुए देखा। रेक्स की आंखें तुरंत मेरी आंखों से टकरा गई। मेरे लिप्स पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। क्या मैं फिर से फंस गया? रेक्स की आंखें सिकुड़ गई। फिर ये बंदा फिर मेरे प्लान्स खराब कर रहा है। मैंने जल्दी से कंपोजर फेंक किया। ये हक का क्या सीन था? मैंने जल्दी से लाउड वॉइस में कहा, हे रेक्स मेरे भाई, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। देखो, क्रिस्टल अभी थोड़े गुस्से में है, लेकिन असल में वो तुम्हारी मेडिकल स्किल्स की बहुत तारीफ करती है। तुम दोनों किसी कॉफी शॉप में जाओ और अच्छी तरह बात करो। तुम दोनों को मेडिसिन का शौक है तो तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। मुझे कुछ काम है तो बाद में मिलते हैं, बाय। मैं जल्दी से भागने के लिए मुड़ा। मैं तुम दोनों की हेल्प के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों के हैप्पी लाइफ की दुआ करता हूँ। बस मुझे इस सब से दूर रखो। तुम दोनों आसमान से बने हुए जोड़ी हो और अब मैं बस एक कचरा इंसान हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा, वरना रेक्स हंटर ट्रबल ढूंढना शुरू कर देगा। क्रिस्टल ने पीछे मुड़कर रेक्स हंटर को देखा, कॉन्टेम्प्ट के साथ स्नॉट किया, फिर मेरी शर्ट का कॉर्नर पकड़ लिया। ईथन मत जा। बचपन से क्या तुम जाने से पहले हमेशा मुझे हग नहीं देते थे? मेरी आंखें शौक में फैल गई और मैं इस छोटी सी लड़की को देखने लगा। क्रिस्टल एक छोटी परी जैसी लग रही थी। उसका फेस स्टनिंगली ब्यूटीफुल था और उसकी बड़ी ब्राइट आंखें ब्लैक जेम्स जैसी थी। लेकिन उन आंखों में मुझे जीत का हल्का सा रंग, थोड़ी चालाकी, जरा सी थी की फीलिंग और थोड़ा सा मैलिक भी दिखा। वो ये जानबूझकर कर रही थी। ऑफ कोर्स क्रिस्टल ये जानबूझकर कर रही थी। मैंने उसे अच्छी तरह गुस्सा दिला दिया था। उसने मेरी ज्यादातर थॉट्स सुन ली थी और समझ गई थी कि मुझे पूरा यकीन है कि वो रेक्स हंटर पर गिर पड़ेगी। और वो ऐसा क्यों करे? अब क्रिस्टल के अंदर भी आग लग चुकी थी। भाई, कौन सी आग की बात हो रही है? चलो स्टोरी पर आते हैं। तो तुम रेक्स हंटर से डरते हो, है ना? तुम जिस चीज से डरते हो मैं वही करूंगी। सिर्फ तुम्हारी लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए। मेरी आंखों में हॉस्टिलिटी और शौक भर गया और मैंने धीरे से क्रिस्टल का हाथ हटा दिया। ये डैम लड़की मुझे फंसाना चाहती है। जैसे इसे पता है कि मैं रेक्स हंटर से डरा हुआ हूँ, इसलिए ये जानबूझकर कर रही है, बिल्कुल जानबूझकर। क्रिस्टल को हंसी रोकनी पड़ी। उसने अपने फेस पर बेचारी और इनोसेंट लुक चिपका रखा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। जैसे कह रही हो, बिल्कुल सही, मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ग्रेट ईथन कार्टर किसी से सच में डरेगा। कितना मजेदार है। और आज मैं बिल्कुल तुम्हारे थॉट्स के ऑपोजिट ही करूंगी। सो या गाइस, पार्ट 1 यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में मुझे बताना कि पार्ट 2 लाया जाए या नहीं, वरना तो चन्मू की वीडियो तो आ ही रही है भाई लोग। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, हाइप का बटन अगर तुम लोगों में से किसी को भी दिखा रहा है तो हाइप कर दो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अगर तुम और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप या सुपर थैंक्स भेज सकते हो। बाय।